ये कहानी है गुणीराम की। गुणीराम हाथ रिक्शा चलाता था। उसकी पत्नी विमला दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। उन दोनों का एक ही बेटा था, नरेश। गुणीराम और विमला खूब मेहनत करते ताकि उनके बेटे को किसी चीज की कोई कमी ना हो। वो दोनों तो ठीक से पढ़ लिख नहीं सके थे, लेकिन पढ़ाई का महत्व खूब समझते थे। तभी तो उन्होंने नरेश का एडमिशन भी अच्छे स्कूल में करवाया था, ताकि पढ़ लिख कर वो अच्छी जिंदगी जी सके और उसे उनकी तरह संघर्ष न करना पड़े। एक दिन गुणीराम का बेटा अपनी झोपड़ी के बाहर उदास बैठा है। उसकी माँ हाथ में खाने की थाली लिए उसके पास खड़ी है। ये क्या जिद है बेटा, खाना नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा? अम्मा, हम तुमको कहे ना कि हमको भूख नहीं है। सुबह से शाम होने आई और तुम्हें भूख ही नहीं लगी? थोड़ा सा खा लो ना बेटा, एक और अपनी अम्मा के लिए खा लो ना। चलो आ करो, आ। अम्मा, तुम समझती क्यों नहीं हो? हमको नहीं खाना है खाना वाना। तभी गुणीराम अपने घर पहुंचता है। उसे देखते ही उसकी पत्नी उसे बोलती है, आप आ गए जी। देखिए ना, नरेश सुबह से उदास बैठा है, और तो और उसने एक निवाला भी नहीं खाया है। अरे, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? गुणीराम अपने बेटे के सिर पर हाथ लगाता है। बुखार? हाँ, बुखार तो नहीं है इसे। बेटा नरेश, क्या हुआ है बाबू मेरा? है? बोलो ना बेटा, ऐसे चुप मत रहो। तुम खाना क्यों नहीं खाए आज? बाबूजी, अब हम स्कूल नहीं जाना चाहते। हाँ। अरे, स्कूल नहीं जाओगे? लेकिन क्यों बेटा? किसी ने कुछ बोला क्या तुमको? बाबूजी, हमको एक कंप्यूटर चाहिए। बिना उसके हमारा होमवर्क अधूरा रह जाता है। फिर जब मास्टर जी हमें डांटते हैं तो सभी बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं। अरे, बस इतनी सी बात। तुमने पहले क्यों नहीं बोला है? तुम्हारे बाबूजी ले आएंगे तुम्हारा कंप्यूटर है। वैसे ये मिलता कितने का है? गुणीराम का बेटा बहुत होनहार था। वो नहीं चाहता था कि किसी चीज की कमी के कारण उसकी पढ़ाई पर असर पड़े। वो उसी समय कंप्यूटर की दुकान पर गया। 30,000? ये तो बहुत ज्यादा है। तो तुम्हें क्या लगा था 30 रुपए में कंप्यूटर आता है क्या? पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। अब इतने पैसे तो गुणीराम के पास थे नहीं। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। वो उदास होकर घर लौट आया। रात का समय है। गुणीराम और विमला बातें कर रहे हैं। इतने पैसे कहां से आएंगे जी? मैं सोच रहा हूँ कि अपना रिक्शा बेच दूं। अरे, रिक्शा बेच देंगे तो कमाई कैसे होगी? तुम चिंता क्यों करती हो? मैं मजदूरी कर लूंगा, फिर से पैसे जोड़कर अपना रिक्शा ले लूंगा। लेकिन अगर पैसों के कारण नरेश की पढ़ाई रुक गई तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। गुणीराम अपना रिक्शा बेचकर कंप्यूटर ले आया। नरेश कंप्यूटर देखकर बहुत खुश हुआ। गुणीराम मजदूरी करने लगा। हालांकि अब उसे पहले से भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कभी कभी तो बुखार में भी उसे घंटों मजदूरी करनी पड़ती, क्योंकि बिना काम किए घर कैसे चलता। विमला का भी यही हाल था। इन सब के बीच नरेश की पढ़ाई चलती रही। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था और हमेशा अव्वल आता था। हर बार जब वो मेडल लेकर घर आता तो विमला और गुणीराम की आंखों में आंसू आ जाते। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। नरेश स्कूल, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी की सीढ़ियां चढ़ता गया। जैसे जैसे वो ये सीढ़ियां चढ़ता, पढ़ाई का खर्च भी बढ़ता। फिर तू वही बातें करने लगा। तेरे माँ बाप बूढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन अभी जिंदा हैं। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। फीस कैसे भरोगे वो चिंता हम पर छोड़ दे। लेकिन अम्मा, तुम्हारी अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। तू सिर्फ मन लगाकर पढ़, सारा इंतजाम मैं देख लूंगा। हाँ। आखिरकार गुणीराम और विमला के साथ साथ नरेश की मेहनत भी रंग लाई। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के तुरंत बाद उसने अफसर की परीक्षा पास कर ली। क्या कहा? तू बड़ा अफसर बन जाएगा? तुझे बड़ी सी गाड़ी भी मिलेगी? हाँ बाबूजी, और उस गाड़ी में आपको और अम्मा को बिठाकर पूरा शहर घुमाऊंगा। अब आपको ना तो मजदूरी करने की जरूरत है और ना अम्मा को बर्तन मांजने की। अब मुझे आप दोनों की खूब सेवा करनी है। आप लोगों के हाथों के छालों का कर्ज उतारना है। सुन रहे हैं जी,
हमारा बेटा कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। नरेश अफसर की ट्रेनिंग के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया। वहां से जब वो लौटा तो उसे एक बड़ा सा सरकारी क्वार्टर मिला। वो अपने अम्मा बाबूजी के साथ वहीं शिफ्ट हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही नरेश के हाव भाव बदलने लगे। अफसरी का खुमार उसके सिर चढ़कर बोलने लगा। जिस माँ बाप ने उसे कड़ी मेहनत से पाला था, वो अब उसकी आंखों में चुभने लगे थे। एक दिन वे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे, तो गलती से कुछ खाना विमला के कपड़ों पर गिर गया। रेस्टोरेंट में सभी लोग उसे घूरने लगे। नरेश को बहुत बुरा लगा। उसने वहां तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आप लोग भी ना हद करते हैं, हद। न उठने का शऊर, न बैठने का, न खाने का, न पीने का, और न ही कपड़े पहनने का। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? देखा नहीं वहां सभी लोग हमें कैसे घूर रहे थे। आप लोगों के साथ कहीं जाना मतलब अपनी बेइज्जती कराना है। नरेश अपने माँ बाप से अब बहुत कम बात करता, और जब करता तो कुछ जहर भरी बातें ही उन्हें कहता। गुणीराम और विमला अपने बेटे के इस तरह के व्यवहार से दुखी तो बहुत थे, लेकिन वो बेचारे क्या करते। एक दिन उसके घर में पार्टी थी। उस पार्टी में बड़े बड़े लोग आने वाले थे। बड़ी शानदार पार्टी दी है आपने नरेश जी, है? खाना वाना सब जबरदस्त है। अरे शुक्रिया मेहता जी, शुक्रिया। सभी को इस तरह हंसते, बातें करते, खाना खाते और कोल्ड ड्रिंक पीते देख विमला और गुणीराम भी अपने कमरे से उठकर आए और कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाकर पीने लगे। तभी एक गेस्ट की नजर उन पर गई। तुम दोनों किससे पूछकर ये ड्रिंक पी रहे हो? नौकर हो ना यहाँ? नौकर होकर यहाँ मालिकों के बीच ड्रिंक पीने लगे हैं? वो भी बिना किसी से पूछे। हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? नरेश, नरेश! शोर सुनकर नरेश उनके पास पहुंचा। नरेश, ये देख लो अपने नौकरों को, हैं? इन्हें जरा भी तमीज नहीं है? नौकर नहीं तो क्या मालिक हो तुम इस घर के, हैं? बदतमीज, हैं? नरेश, यही वो लोग हैं जो हमारे अच्छाई का फायदा उठाते हैं। फिर एक दिन हमारे घरों में चोरी करके फिर दूसरे शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। मेरी मानो, तुम अभी इन दोनों को धक्के मारकर यहाँ से निकाल दो। नरेश के सामने उसके माँ बाप का अपमान होता रहा, लेकिन वो चुप रहा। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी गेस्ट चले गए, तब नरेश ने बोलना शुरू किया। हो गई ना तसल्ली? पड़ गई ना आप दोनों के दिल में ठंडक? कहा था ना आप दोनों को पार्टी में नहीं आने के लिए। वो बेटा, कोल्ड ड्रिंक देखकर तुम्हारे बाबूजी को पीने का मन कर रहा था, इसीलिए चले गए। क्या अम्मा, आप लोग भी ना? लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने जब हमें चोर कहा तो तू चुप क्यों रहा? तो क्या करता? क्या बोलकर आप लोगों से उनका परिचय कराता? ये बोलता कि ये मेरे बाबूजी हैं जो रिक्शा चलाते थे, मजदूरी करते थे। ये मेरी अम्मा है जो दूसरों के घरों के जूठे बर्तन मांजा करती थी। बताइए, ये सब सुनकर मेरी क्या इज्जत रहती उन लोगों के आगे? हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। तू इज्जतदार हो गया है, अब पहले से कहीं समझदार हो गया है। लेकिन तू भूल गया कि समझदारी के लिए तेरे माँ बाबूजी ने क्या क्या किया है। कोई एहसान नहीं किया है आप लोगों ने, सभी करते हैं। वैसे भी मजदूरी करके और घरों में झाड़ू पोछा करके आप लोगों ने मुझे कोई रईसों वाली जिंदगी नहीं दी है। एक एक चीज के लिए समझौता किया है मैंने। गुणीराम और विमला अपने बेटे की बातों से बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसे ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन उनकी आत्मा तक उसकी बातों से रो पड़ी। उसी रात वे उसका घर छोड़कर फिर से अपने पुराने झोपड़े में वापस लौट आए। गुणीराम किसी से किराए पर लेकर फिर से हाथ रिक्शा चलाने लगा और विमला दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी। नरेश भी उनके पास नहीं गया। वो अपने दोस्तों के साथ ऐश करता, पार्टियां करता, यहाँ वहाँ घूमता और अपनी अफसरी के नशे में रहता। लेकिन एक दिन जब वो अपनी गाड़ी से अपने दोस्त के घर से पार्टी करके वापस लौट रहा था, तभी सामने से आ रहे एक ट्रक से उसका भयानक एक्सीडेंट। सड़क पर लहूलुहान वो पड़ा हुआ था और लोग उसे देखकर निकल रहे थे। गुणीराम उसी रास्ते से गुजर रहा था। अपने बेटे को इस हालत में देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। उसने तुरंत उसे अपने रिक्शे में लादा और अस्पताल पहुंच गया। विमला को भी जब नरेश के एक्सीडेंट की बात पता लगी तो
वो भी भागी भागी अस्पताल पहुंची। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना जी, उसके बिना तो मैं मर जाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा, भगवान है ना। हमने किसी का बुरा नहीं किया है विमला, हमारा भी कुछ बुरा नहीं होगा। भगवान ने उनकी सुन ली। नरेश का ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टरों ने कहा कि वो उसे सही समय पर अस्पताल ले आए थे, नहीं तो उसका बचना मुश्किल था। लेकिन मेजर एक्सीडेंट होने के कारण उसे 2 महीने अस्पताल में रहना पड़ा। अस्पताल में सारा दिन उसके माँ बाप उसकी सेवा में लगे रहते। उसे खाना खिलाना, उसके कपड़े बदलना, यहाँ तक कि बाथरूम तक वही करवाते थे, क्योंकि वो इन सब चीजों को करने में असमर्थ था। जितने दिन वो अस्पताल में रहा, उसका कोई भी दोस्त उससे मिलने नहीं आया। जिसके साथ वो पार्टियां किया करता था, ऐश करता था। अपने बूढ़े माँ बाप को अपनी सेवा करते देख नरेश उन्हें कुछ कहता तो नहीं था, लेकिन उसकी आंखों से झरझर आंसू बहते रहते थे। उसे हर वो बुरा व्यवहार याद आता था जो उसने अपने माँ बाप के साथ किया था। 2 महीने बाद डॉक्टरों ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। उसके माँ बाप उसे लेकर उसके घर पहुंचे। बेटा नरेश, अब तू बिल्कुल ठीक है, अब हमें जाना होगा, लेकिन तू अपना ध्यान रखना। तुम कहाँ जाओगी माँ? अपने घर बेटा। पर ये तो आपका घर है ना? नहीं बेटा, ये तेरा घर है। यहाँ तू अपनी मर्जी से रह सकता है। हम यहाँ रहेंगे तो तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें बार बार अपमानित होना पड़ेगा। अम्मा, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं चाहिए ये अफसरी, नहीं चाहिए ये दोस्त, नहीं चाहिए झूठी शान। मुझे आप चाहिए। मेरी माँ, मेरे बाबूजी चाहिए। उनके बिना जीवन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये कहते कहते नरेश अपने माँ बाबूजी के पैरों पर गिर पड़ा। उसके माँ बाबूजी ने उसे गले से लगा लिया।